इसमें बोला हुआ है कि अगर सेंटेंसिंग के दौरान डेथ पेनल्टी का जो सेंटेंस मिल रहा है इसके दौरान कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो एक प्रेग्नेंट वुमेन को आप डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते हो। ओके, यहाँ पे इनकी जो डेथ पेनल्टी है इसको हम कम्यूट कर देंगे, इसको हम चेंज कर देंगे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के। ओके, तो आपको ये रूल याद रखना है दैट अ प्रेग्नेंट वुमेन कैन नॉट बी हैंग्ड। इसमें बोला हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि जितने भी कैदी हैं, जितने भी कन्विक्ट्स हैं, उनको आप कहाँ रख रहे हो। ओके, एंड जिसको भी आपको सजा देनी है, जिसको भी जेल के अंदर आपको बंद करना है, तो कहाँ करोगे, कौन से प्रिजन्स में करोगे, ये पूरी की पूरी लिस्ट हमको स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ओके, क्लॉज 2 इसका बोलता है कि अगर आपको किसी भी पर्सन को आपको सिविल जेल से क्रिमिनल जेल में ट्रांसफर करना है तो ऐसे ऑर्डर हमारे मैजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन ए है, इसने पहले एक छोटा मोटा सा क्राइम किया था सीपीसी के अंडर। अब सीपीसी में अगर आपको जेल हो रही है, सिविल जो कोड है हमारा, वहां पे आपको जेल हो रही है तो आपको सिविल जेल में भेजा जाता है, क्रिमिनल जेल में आपको नहीं भेजते। अब इसके बाद ए के खिलाफ एक जजमेंट आ गया है क्रिमिनल केस में भी। अब अगर क्रिमिनल केस में जजमेंट आ रहा है तो ऑब्वियसली आपको सिविल जेल से निकाल के इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा क्रिमिनल जेल में। तो जो ट्रांसफर के ऑर्डर्स हैं ये हमारे कोर्ट्स दे सकते हैं। अब सिविल जेल जो होती है वहां पे जो कंडीशंस होती हैं बेटर होती हैं, देयर आर बेटर कंडीशंस इन अ सिविल जेल। वहां पे इतना रिगरस आपसे इम्प्रिजनमेंट नहीं कराते। लेकिन ऑब्वियसली जो हमारी क्रिमिनल जेल होती है यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी ज्यादा खराब होती है, बिकॉज यहाँ पे आपको बाकी के जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं उनके साथ रखा जाता है, एंड जो इवन फैसिलिटीज होती हैं वो भी क्रिमिनल जेल में कम होती हैं। ओके, अब क्लॉज 3 का बोलता है कि सपोज एक पर्सन यही है हमारा, इसने क्रिमिनल केस में जिसको सजा मिली थी वो उसको काट लिए। अब इसके बाद क्या हम इसको सिविल जेल में दोबारा से भेजेंगे? क्लॉज 3 बोलता है कि अगर सिविल जेल से जब इसको भेजा गया था, फॉर एग्जांपल वो टाइम था 2003 को इसको ट्रांसफर किया था सिविल जेल से क्रिमिनल जेल में। अब इसके दौरान सपोज 2007 में इसको रिहा किया गया है क्रिमिनल जेल से, तो यहाँ पे इसको सिविल जेल में दोबारा हम नहीं भेजेंगे, बिकॉज 2003 और 2007 जो है इसके बीच में 3 साल निकल चुके हैं। यानी जब आपको ट्रांसफर किया गया था एंड जब आप रिहा हो रहे हो, इसका जो टाइम पीरियड है ये 3 साल से ज्यादा का है, इट्स मोर देन 3 years। तो वापस आप इसको सिविल जेल में नहीं भेजोगे। यही अगर फॉर एग्जाम्पल 2005 में इसको छोड़ा जाता, क्रिमिनल जो जेल है वहां से इसे 2005 में छोड़ा जाता, तो इसको दोबारा से सिविल जेल भेज सकते थे, बिकॉज यहाँ पे 3 साल का जो पीरियड है अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ था। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसका ए पार्ट यही बोलता है। बी इसका बोलता है कि अगर जो हमारे एक्यूज्ड ए हैं हमारे, इनको सीपीसी में सेक्शन नंबर 58 के अंदर रिहा कर दिया गया है, उसको वहां से बरी कर दिया गया है, तो उसको दोबारा से आप सिविल जेल नहीं भेजोगे। तो इन 2 सर्कमस्टांस में जो हमने पढ़े हैं, आप एक पर्सन को क्रिमिनल जेल से दोबारा सिविल जेल नहीं भेजोगे। इसमें बोला हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन ए है, अब ए को हमको भेजना है जेल में, ए के खिलाफ एक जजमेंट आया है एंड इसके बाद इसको आपको जेल में भेजना है। तो यहाँ पे जो कोर्ट है हमारी, वो जो जेल के ऑफिसर इंचार्ज हैं, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जेल जो है, उनको एक वारंट भेजेंगे। वो कोर्ट एक वारंट भेजेगी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जेल को, और उसमें लिखेंगी कि अब आपकी जेल में एक नया बंदा आ रहा है, ए यहाँ पे आ रहा है, इसके रहने का आप इंतजाम करो। तो जो वारंट है कोर्ट की तरफ से जाएगा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जेल को। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है, यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है कि अगर ए जो हमारे इनको ऐसी पनिशमेंट मिली है जिसमें बोला गया है कि तब तक आपको हम पनिश करेंगे जब तक आज का दिन खत्म नहीं हो जाता। यानी सपोज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस है, कोर्ट ने बोला है कि जब तक दिन खत्म नहीं होता तब तक आप इस कोर्ट में ही रहोगे। तो इस पर्टिकुलर केस में जो हमारी जेल है
उनको आपको वारंट भेजने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम इस पर्सन को जेल में बंद नहीं कर रहे हैं। ओके, ये प्रोवाइजो बोलता है इसका। क्लॉज 2 इसका बोलता है कि अगर ये जो है हमारे, ये कोर्ट में मौजूद नहीं है, यानी कि जब इनको सजा दी गई है उस टाइम पे कोर्ट में ये मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे इनका अरेस्ट वारंट पहले निकलेगा। इनको पहले अरेस्ट करके कोर्ट में लेके आएंगे एंड इसके बाद इनको हम ट्रांसफर कर देंगे जेल में। इसमें बोला हुआ है कि अगर आप किसी भी पर्सन को जेल में भेजना चाहते हो तो जो वारंट है वो ऑफिसर इंचार्ज जेल को भेजोगे, या फिर जो हमारे जेलर हैं उनको आप ये वारंट को भेजोगे। इसमें बोला हुआ है कि अगर आपके ऊपर एक फाइन लगा है और फाइन आप वो पे नहीं कर पा रहे हो, तो आपसे क्या क्या मेथड से हम फाइन कलेक्ट कर सकते हैं, यानी कौन से मेथड से आप एक बंदे से फाइन को कलेक्ट कर सकते हो। इसमें बोला हुआ है कि आप किसी भी पर्सन की जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर सकते हो अगर आपको फाइन रिकवर करना है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, इन्होंने कोई क्राइम कमिट किया है जिसके लिए इनके ऊपर फाइन लगाया गया, अब ये फाइन पे नहीं कर पा रहे हैं, तो एक ही जो गाड़ी है इसको आप अटैच कर सकते हो और इसको आप बेच के फाइन का अमाउंट निकाल सकते हो, बिकॉज जो कार है हमारी वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि आप जो कलेक्टर हैं जिस डिस्ट्रिक्ट में अगर ये हमारा रहता है, वहां के कलेक्टर को आप वारंट इशू कर सकते हो और आप उनको बोल सकते हो कि जो भी इसकी ज़मीन है उससे जो भी लैंड रेवेन्यू आ रहा है उसको आप जब्त कर लो। ओके, एंड उस पैसे से आप फाइन का अमाउंट पे करो। प्रोवाइजर उसका बोलता है कि अगर सपोज एक पर्सन ए है, इनको बोला गया है कि आप 10,000 रुपीज का फाइन पे करो, अब ये 10,000 रुपए का फाइन पे नहीं कर पाते हैं, इसके बदले इनको 2 महीने की एक्स्ट्रा सजा हो जाती है। ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर आप फाइन पे नहीं कर रहे हो तो इसके बदले आपको जेल में डाल सकते हैं। तो यही यहाँ पे भी गिवन है कि 10,000 रुपीज नहीं पे कर पा रहे तो इसको हम 2 महीने एक्स्ट्रा सजा देने के लिए बोल रहे हैं। अब यहाँ पे जब ये 2 महीने की सजा काट लेगा उसके बाद दोबारा से आप इसको जेल नहीं भेजोगे। अगर ये फाइन पे नहीं कर रहा उसके बाद भी दोबारा से आप इसको जेल में नहीं भेजोगे। अगर आपको भेजना ही है जेल में इसको दोबारा, तो आपको रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, स्पेशल रीजंस आपको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप इसको दोबारा से जेल भेज सकते हो इस केस में। ओके, तो आपको जो यहाँ पे याद रखना है वर्ड पीटी के हिसाब से वो है स्पेशल रीजंस। यहां नॉर्मल रीजन की बात नहीं करी गई है बल्कि स्पेशल रीजंस के बारे में बात करेगी। इसमें बोला हुआ है कि सपोज ए जो है इसके खिलाफ जजमेंट निकला हुआ है सपोज पीतमपुरा में। अब ए जो है ये पीतमपुरा में रहता है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी है ये द्वारका में है। अब ए जो है फाइन को पे नहीं कर पा रहा है, तो जो पीतमपुरा के जज हैं इन्होंने बोला है कि ए की जो प्रॉपर्टी पड़ी है, ए की जो कार पड़ी है द्वारका में, इसको हम अटैच करेंगे। अब यहाँ पे पहले जो वारंट है, जो अटैचमेंट का वारंट है, पहले जो हमारे जज है पीतमपुरा वाले इसको भेजेंगे द्वारका के डीएम को। जो द्वारका के डीएम है उनको आप पहले ये वारंट भेजोगे एंड इस पे वो पहले साइन करेंगे, एंडोर्समेंट करेंगे। उसके बाद ही जो द्वारका में इसकी प्रॉपर्टी है ए की, इसको हम अटैच कर सकते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे जो हमारी न्यू सीआरपीसी है वो अप्लाई नहीं करती है, सब उसको ट्राइबल एरिया है, वहाँ पे हमारी न्यू सीआरपीसी अप्लाई नहीं करती है, तो वहाँ पे भी सेम प्रोसीजर अप्लाई हो सकता है एंड वहाँ पे भी आप कोई भी प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हो, या फिर लैंड रेवेन्यूज वहाँ के जो कलेक्टर हैं उनको आप बोल सकते हो कि इस पर्सन का आप लैंड रेवेन्यू में से पैसे निकालो और इसका फाइन पे करवाओ उन पैसों से। इसमें आपको एक ही चीज याद रखनी है पीटी के हिसाब से कि जो हमारा फाइन है इसको आप इंस्टॉलमेंट्स में पे करने के लिए बोल सकते हो। अगर एक्यूज बहुत ज्यादा गरीब है तो यहाँ पे आप एक्यूज के बेनिफिट के लिए बोल सकते हो कि जो फाइन का अमाउंट है आप 2 या 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे करो। ओके, तो ये प्रोविजन यहाँ पे गिवन है, आपको ये चीज याद रखनी है।
इसमें बोला हुआ है कि एक वारंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस, एक सेंटेंस को आपको एग्जीक्यूट कराना है, उसका वारंट कौन निकाल सकता है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई भी जज या फिर मैजिस्ट्रेट जो है वो इस वारंट को निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि इवन अ सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट, जो हमारे सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं, वो भी इस वारंट को निकाल सकते हैं। इसमें बात करी गई है एस्केप्ड कन्विक्ट के बारे में, यानी अगर कोई कन्विक्ट है वो जेल से भाग जाता है, उस केस में क्या हो सकता है? इसमें लिखा हुआ है कि अगर सपोज एक पर्सन है, ये पहले से थेफ्ट के लिए सजा काट रहा था, जेल में ये बंद था और कमिटिंग थेफ्ट। अब ये जो है ये जेल से भाग जाता है एंड इसके खिलाफ फिर एक नई प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ओके, एंड उस प्रोसीडिंग में इसको एक नई सजा मिलती है। सपोज उसको एक नई सजा मिलती है कि उसको 3 इयर्स की सजा एक्स्ट्रा काटनी पड़ेगी और ये रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी। रिगरस इम्प्रिजनमेंट की इसको एक्स्ट्रा सजा मिली है। ओके, अब इस पर्टिकुलर केस में 467 बोलता है कि जो हमारे रेगुलर इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट है ये पहले स्टार्ट होगी। यहाँ पे इसको पहले बोला जाएगा कि आप रेगुलर इम्प्रिजनमेंट की सजा निकालो जेल में जाके, एंड इसके बाद जो आपकी सिंपल इम्प्रिजनमेंट वाली पहले की सजा थी ये चालू होगी। तो यहाँ पे पहले आपसे हार्ड लेबर कराया जाएगा एंड उसके बाद जो आपकी पुरानी सजा थी सिंपल इम्प्रिजनमेंट की, फिर वो चालू होगी। ओके, बिकॉज जो हमारी रिगरस इम्प्रिजनमेंट है ये सेवियर है, ये ज्यादा सेवियर है, एंड जो हमारी सिंपल इम्प्रिजनमेंट थी जिसको पहले मिली थी वो लेस सेवियर थी। ओके, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिगरस इम्प्रिजनमेंट की जगह यहाँ पे सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिलती। ओके, अब इस पर्टिकुलर केस में जो ए है इसका जो पहले वाला सेंटेंस था पहले वो खत्म होगा एंड उसके बाद जो हमारी 3 साल की सजा है यहाँ पे वो चालू होगी। ओके, बिकॉज यहाँ पे जो न्यू पनिशमेंट है वो ज्यादा सेवियर नहीं है। अगर ज्यादा सेवियर होती न्यू पनिशमेंट तो पहले वो स्टार्ट होती एंड इसके बाद पुरानी पनिशमेंट चालू होती। इसमें बोला हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, ये ऑलरेडी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की सजा काट रहा है। ठीक है, अब इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तुमको पता ही है कि यहाँ पे यही मतलब होता है कि आपको पूरी जिंदगी अपनी जेल में ही बितानी है। अब सपोज ए के खिलाफ 7 इयर्स की पनिशमेंट एक इसको एक्स्ट्रा मिल जाती है, 7 इयर्स की इसको और एक्स्ट्रा पनिशमेंट मिल जाती है एक सेपरेट केस में, तो यहाँ पे ये तब चालू हो जाएगी जब इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की पनिशमेंट चल रही है, यानी कॉन्करेंटली ये भी स्टार्ट हो जाएगी। तो जो हमारी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है उसकी पनिशमेंट एंड 7 इयर्स की पनिशमेंट साथ साथ चलेगी। ओके, बिकॉज फर्क पड़ता ही नहीं है। अब 7 साल की जो सजा है इसकी वो ऑब्वियसली लाइफर से कम है, बिकॉज इसको ऑलरेडी एक को हमने बोला हुआ है कि आप आजीवन जेल में बिताओगे, तो 7 साल की जो इम्प्रिजनमेंट है इसका कोई मतलब रह नहीं जाता है। ओके, एंड दैट इज वाई यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे दोनों पनिशमेंट साथ साथ चलेगी। अब यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है क्लॉज 1 में, इसके बोला गया है कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन ए है, इसको पहले जो सजा मिली थी वो 7 इयर्स के पनिशमेंट की मिली थी। ओके, अब इसके बाद इसको सेपरेट केस में दोबारा से इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिल जाती है। ओके, तो यहाँ पे पहले उसको 7 इयर्स की मिली थी, उसके बाद उसको लाइफर मिला है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले 7 इयर्स की पनिशमेंट इसकी खत्म होगी, उसके बाद उसकी लाइफर की पनिशमेंट है वो स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे कॉन्करेंट पनिशमेंट्स की बात नहीं करी गई है, पहले एक पनिशमेंट खत्म होगी एंड उसके बाद दूसरी पनिशमेंट चालू होगी। तो यहाँ पे हम इस पनिशमेंट को बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव पनिशमेंट। कॉन्जिक्यूटिव पनिशमेंट जहां पे पहले एक पनिशमेंट खत्म हो रही है एंड उसके बाद दूसरी पनिशमेंट स्टार्ट हो रही है, और अगर 2 पनिशमेंट्स साथ साथ चल रही हैं, सपोज 3 साल की एक जगह मिली है
एंड 3 साल की दूसरी जगह मिली है, एंड कोर्ट बोलती है कि दोनों पनिशमेंट साथ चलेंगी, तो यहाँ पे इन पनिशमेंट्स को हम बोलते हैं कॉन्करेंट पनिशमेंट्स। अब जो हमारी कॉन्करेंट पनिशमेंट्स होती हैं ये एक्यूज्ड के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होती है, बिकॉज जल्दी यहाँ पे छूट जाएगा ये। अब 3 साल की सजा साथ साथ चल रही है, तो आफ्टर 3 years दोनों सजा खत्म हो जाएगी, तो यहाँ पे जो हमारे एक्यूज्ड हैं उनके लिए बेनिफिट है। लेकिन अगर यहीं पे कॉन्जिक्यूटिव पनिशमेंट्स होती तो पहले 3 साल की चलती, एंड जब वो खत्म हो जाती उसके बाद जो दूसरी सजा है 3 साल की वो चालू होती, तो यहाँ पे एक्यूज्ड को मैक्सिमम 6 years जेल में बिताना पड़ता। ओके, इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, इसको बोला गया है इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि आपको जेल में बंद रहना है। सपोज इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये 1 साल जेल में बंद रहा, 1 year जेल में बंद रहा, एंड इसके बाद ट्रायल के बाद इसको 3 years की पनिशमेंट मिल जाती है। ओके, तो यहाँ पे बोला गया है कि ए ने 1 साल पहले बिता चुका है इन्वेस्टिगेशन के दौरान जेल में, इसको आप सेट ऑफ कर दोगे। अब ट्रायल के बाद इसको सिर्फ 2 साल ही जेल में बिताना पड़ेगा, बिकॉज 1 साल तो ये ऑलरेडी काट चुका है। ओके, तो ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज बोला हुआ है कि अगर सपोज ए ने टाइम वेस्ट किया कोर्ट का, जिसकी वजह से 6 महीने बर्बाद हुए हैं। अब ए के जो लॉयर हैं बार बार एडजर्नमेंट्स मांग रहे थे, इसकी वजह से 6 महीने कोर्ट के बर्बाद हो गए हैं। तो यहाँ पे जो 1 साल ऑलरेडी बिता चुका है, इसमें से आप 6 महीने डिडक्ट कर दोगे, आप ये हटा दोगे, एंड यहाँ पे अब एक को 2.5 साल जेल में बिताना पड़ेगा। जब इसका ट्रायल में कन्विक्शन हो जाएगा, इसके बाद उसको 2.5 साल अब जेल में बिताना पड़ेगा, बिकॉज 1 साल में से 6 महीने इसने खुद अपनी गलती से कोर्ट का टाइम इसने बर्बाद किया है, एंड अपनी ही गलती से ये जेल में भी गया था। ओके, इस टाइम को हम 6 महीने को हम यहाँ पे एक्सक्लूड नहीं करेंगे। इसमें बोला हुआ है कि अगर ए जो है इसको पहले थेफ्ट की सजा मिली थी, ए को पहले थेफ्ट की सजा मिली थी, एंड इसके बाद इसे सपोज मिलती है मर्डर की सजा। ओके, अब ये दोनों अलग अलग ऑफेंसेस हैं, अलग अलग डेट को ही कमिट हुए थे। यहाँ पे ये नहीं बोल सकता कि आप मेरी थेफ्ट की सजा माफ कर दो और मर्डर की सजा मेरी चलाओ। अब यहाँ पे जब इसे सेकंड ऑफेंस किए है, जब इसके पनिशमेंट इसको मिल जाती है, इसको अवॉर्ड हो जाती है, तो ये यहाँ पे ये क्लेम नहीं कर सकता कि मेरी पुरानी अब जो पनिशमेंट है इसको आप खत्म कर दो। इसमें बोला हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल कोर्ट ने बोला है एक पुलिस ऑफिसर को, कोर्ट ने पुलिस ऑफिसर को बोला है कि आप जाओ और एक बंदे ए जो है इनकी प्रॉपर्टी अटैच कर लो। ओके, तो जब ये वारंट को एग्जीक्यूट कर लेंगे, कोर्ट ने वारंट को ही वारंट ही कोर्ट ने इशू किया था और पुलिस ऑफिसर को दिया था कि आप जाओ और ए की प्रॉपर्टी को जब्त कर लो। यहाँ पे जब ये काम हो जाएगा, जब पुलिस ऑफिसर यहाँ पे अटैचमेंट कर देंगे, उसके बाद वो एक एंडोर्समेंट करेंगे वारंट के पीछे, यानी जो कोर्ट ने वारंट दिया था उसके पीछे हमारे पुलिस ऑफिसर एंडोर्समेंट करेंगे। वहाँ पे वो लिखेंगे कि हाँ मैंने अटैचमेंट अब पूरी कर ली है। जब अटैचमेंट पूरी हो जाएगी और ये एंडोर्समेंट वो कर देंगे, उसके बाद जो वारंट की कॉपी है इसको लेके जाएंगे वो दोबारा से जज के पास, एंड वहाँ पे वो जमा कर देंगे। यहाँ बोला हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल ए को बोला गया है विक्टिम को कंपनसेट करने के लिए। ओके, अब ये ए जो है पैसे नहीं दे रहा है विक्टिम को कंपनसेट करने के लिए, तो ए से हम किस वे में यहाँ पे पैसे निकालेंगे? ए से हम उसी वे में पैसे निकालेंगे जो हमने सेक्शन नंबर 462 में पढ़ा था। 462 में हमने देखा था कि कौन से मेथड से आप फाइन को रिकवर कर सकते हो, तो उन्हीं मेथड्स को हम यहाँ पे एम्प्लॉय करेंगे, एंड उन्हीं मेथड से हम कंपनसेशन का अमाउंट ए से निकलवाएंगे। इसमें बात करी गई है मर्सी पिटिशंस के बारे में। अब मर्सी पिटिशंस आप तब फाइल करते हो जब आपकी डेथ पेनल्टी सुप्रीम कोर्ट भी उसके ऊपर अपनी मोहर लगा देती है। यानी हाई कोर्ट ने भी बोला डेथ पेनल्टी है, सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है कि हाँ इस पर्सन को डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट जब ये डिसाइड करता है, उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप एक मर्सी पिटिशन फाइल करो प्रेसिडेंट के पास
या फिर गवर्नर के पास। इस मर्सी पिटिशन में आप उनको बोल सकते हो कि प्लीज आप मुझको डेथ पेनल्टी मत दो, इसको आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कम्यूट कर दो। ओके, अब जो हमारी पुरानी सीआरपीसी थी वहां पे इसके बारे में कोई बात होती नहीं थी। जो हमारी मर्सी पिटिशन थी उसके अलग से कोई सेक्शन था नहीं, ये नया सेक्शन अभी ऐड हुआ। अब इसमें लिखा हुआ है कि जो एक्यूज्ड है, जब उसको पता लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया उसके केस में, सुप्रीम कोर्ट ने फॉर एग्जांपल ये डिसीजन दिया है कि हम डेथ पेनल्टी को कंफर्म करते हैं, और जब इसको इन्फॉर्मेशन मिल रही है इसके 30 डेज के अंदर अंदर, विद इन 30 डेज ये मर्सी पिटिशन फाइल कर सकता है। ओके, एंड जो मर्सी पिटिशन फाइल कर रहा है ये या तो स्टेट गवर्नमेंट को दे सकता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये मर्सी पिटिशन दे सकता है। एंड जो डिसाइड करेगा, ये भी हमको पता है कौन करने वाले हैं डिसाइड, गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट जो है वो इन मर्सी पिटिशन को डिसाइड करेंगे। और यहाँ पे प्रोसेस क्या रहेगा, किस प्रोसेस से आप इसको भेजोगे वो भी यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे गिवन है कि जो आपकी मर्सी पिटिशन है आप इसको होम डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट या फिर होम डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इनके पास डिपॉजिट करोगे। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के होम डिपार्टमेंट में डिपॉजिट करते हो तो गवर्नर जो है वो आपकी मर्सी पिटिशन को सुनेंगे। एंड अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के होम डिपार्टमेंट में डालते हो मर्सी पिटिशन अपनी, तो जो प्रेसिडेंट है हमारे वो इसमें डिसीजन लेंगे। अब इसमें लिखा हुआ है कि ऐसा हो सकता है कि शुरू में आप पहले गवर्नर को मर्सी पिटिशन दो। एंड इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपके जो गवर्नर है वो मर्सी पिटिशन को आपके रिजेक्ट कर देते हैं तो विद इन 60 डेज ऑफ रिजेक्शन आप प्रेसिडेंट को सेम मर्सी पिटिशन उनके पास भी दायर कर सकते हो। ओके, अब जो क्लॉज 3 है इसका, इसमें बोला हुआ है कि आप ऐसा नहीं करोगे कि सपोज एक केस में 5 एक्यूज्ड हैं, 5 एक्यूज्ड हैं, ए बी सी डी एंड डी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले ए भेज रहा है गवर्नर के पास, फिर प्रेसिडेंट के पास वो भेज रहा है, इसकी रिजेक्ट हो रही है, इसके बाद बी भेज रहा है, इसके बाद सी भेज रहा है। अब ऐसे करने से बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि ए बी सी डी और ई इन 5 को बोला जाए कि इकट्ठे आप मर्सी पिटिशन अपनी भेजो। टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे कि पहले ए की डिसाइड होगी, फिर बी की होगी, फिर सी की होगी, फिर डी की होगी एंड फिर ई की होगी। ऐसा हम नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारे प्रेसिडेंट जो है वो ऐसा कर सकते हैं कि सारे 5 की मर्सी पिटिशन इकट्ठे वो सुन लें। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज गिवन है कि अगर प्रेसिडेंट ऑर्डर करते हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डर करते हैं कि हाँ इस पर्सन की जो मर्सी पिटिशन है उसको मैं रिजेक्ट करता हूँ। ओके, तो जो भी ऑर्डर्स प्रेसिडेंट कर रहे हैं उसको 48 आवर्स के अंदर होम डिपार्टमेंट को आपको बताना पड़ेगा। आपको ये चीज याद रखनी है कि प्रेसिडेंट का जो ऑर्डर है वो विद इन 48 आवर्स होम डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इनको आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक और चीज गिवन है कि जो भी हमारे प्रेसिडेंट के ऑर्डर होंगे, जो मर्सी पिटिशन है, जो भी उसमें प्रेसिडेंट हमारे डिसाइड करेंगे, इस डिसीजन के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इन्फॉर्म करेगी होम डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट को। जो स्टेट का होम डिपार्टमेंट है उनको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इन्फॉर्म करेगी विद इन 48 आवर्स ऑफ द ऑर्डर। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज गिवन है कि जो हमारी कोर्ट्स यहाँ पे ये चीज इंक्वायर नहीं कर सकती प्रेसिडेंट से कि आपने मर्सी पिटिशन को क्यों रिजेक्ट किया या फिर क्यों आपने उसको अलाउ किया। इसके बारे में कोई भी कोर्ट में आप कोई भी अपील फाइल नहीं कर सकते हो। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट का डिसीजन है वो फाइनल माना जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्लॉज 7 बोलता है यहाँ पे। ये बात करता है सस्पेंशन और रेमिटेशन ऑफ सेंटेंस के बारे में। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, ए को आपने 3 साल की सजा दी है, तो यहाँ पे ए जो है ये बोल सकता है
कि आप मेरी इस पनिशमेंट को सस्पेंड कर दो। ओके, तो सस्पेंशन का जो हमको सेक्शन गिवन है वो सेक्शन नंबर 474 में बोला गया। ओके, अब यहाँ पे हमको एक चीज याद रखनी है कि जो भी यहाँ पे सस्पेंशन या फिर रिमिशन हो रहा है वो हमारी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, उनके पास अथॉरिटी होती है सस्पेंड या रिमिशन करने के सेंटेंस को। अब यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है कि हमारा ए जो है इसको 3 इयर्स की पनिशमेंट मिली है, ये पनिशमेंट इसको कोर्ट ए से मिली है फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट है वो कोर्ट ए से पूछ सकती है कि ए के जो सेंटेंस है इसको हम सस्पेंड करें या फिर ना करें। तो कोर्ट ए से आप यहाँ पे ओपिनियन मांग सकते हो कि जिस पर्सन को हमें सेंटेंस की है 3 साल का, इसको हम इसकी जो पनिशमेंट है इसको सस्पेंड करें या फिर ना करें। ओके, अब रेमिशन का ये मतलब होता है कि अगर फॉर एग्जांपल इसकी जो सजा है 10 इयर्स की थी तो इसको आप कम करके 3 या 4 साल कर सकते हो। तो सेंटेंस को कम करने की बात होती है रेमिशन में, और सस्पेंशन का ये मतलब होता है कि जितनी भी पनिशमेंट मिली है उसको आप अभी सस्पेंड कर रहे हो एंड उसको वापस आप घर भेज रहे हो, जेल में आप इसको नहीं भेज रहे हो। ओके, यहां पे एक और चीज गिवन है कि फॉर एग्जाम्पल ए की जो पनिशमेंट है इसको गवर्नमेंट ने रेमिट कर दी है। 10 इयर्स की इसको पनिशमेंट मिली थी, अब यहाँ पे चेंज करके इसको 5 इयर्स कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगाई गई थी ए के ऊपर। अब इन कंडीशंस का ए वायलेशन करता है तो इस पर्टिकुलर केस में इसको ए को स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट दोबारा से बोल सकती है कि जो 5 साल हमने आपके माफ किए थे ये आपको दोबारा से काटने पड़ेंगे। तो जो उसका रेमिशन हुआ था सेंटेंस का, इसको आप रद्द भी कर सकते हो, इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो अगर ए ने कोई भी कंडीशंस को वायलेट किए। यहां बात करी गई है कॉम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस के बारे में। अब ये जो प्रोविजन है इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। पुरानी सीआरपीसी में आप देखोगे ये जो प्रोविजन है ये थोड़ा सा डिफरेंट था। यहां बोला हुआ है कि जो हमारी डेथ पेनल्टी है, अगर सपोज एक पर्सन ए है, इनको डेथ पेनल्टी मिली है तो इसको आप कम्यूट कर सकते हो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, यानी एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को आप चेंज कर रहे हो दूसरी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट में। ओके, बी इसका बोलता है कि अगर किसी भी पर्सन को आपने लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट दी है तो उसको भी आप कम्यूट करके चेंज कर सकते हो एंड यहां पे आप इसको 7 इयर्स और मोर इतनी पनिशमेंट यहां पे दे सकते हो। तो सपोज ए को आपने लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया था तो यहां पे इसकी आप पनिशमेंट चेंज करके ऐसा कर सकते हो कि हमने आपकी पनिशमेंट अब 8 साल की कर दी है या फिर 9 साल की कर दी है, तो 7 साल या 7 साल से ऊपर की सजा आप इसमें चेंज करके कर सकते हो। पहले यहाँ पे 7 इयर्स गिवन था, पहले यहाँ पे 14 इयर्स गिवन था पुरानी सीआरपीसी में। सी इसका बोलता है कि अगर किसी भी पर्सन को 7 इयर्स तक की पनिशमेंट मिली है, ओके, या फिर 10 साल की पनिशमेंट मिली है, इस केस में इसकी पनिशमेंट आप चेंज करके 3 या 3 से ऊपर तक की सजा में कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि आप यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हो कि एक पर्सन की पनिशमेंट आप चेंज करके 2 साल में कन्वर्ट कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे एक बार गिवन है 3 साल से तो ऊपर की सजा आपको देनी ही पड़ेगी। तो एक 7 इयर्स के पनिशमेंट को आप चेंज करके 3 इयर्स के पनिशमेंट कर सकते हो। अब ये जो प्रोविजन है ये पहले हमको गिवन नहीं था। डी इसका बोलता है कि एक रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट को आप चेंज करके सिंपल इम्प्रिजनमेंट में बदल सकते हो। सपोज ए को पनिशमेंट मिली थी कि 10 साल तक इसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट बितानी है, हार्ड लेबर से कराया जाएगा, उसको चेंज करके आप उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट में भी कम्यूट कर सकते हो। यहां पे एक और चीज गिवन है कि अगर किसी भी पर्सन को 3 या फिर 3 साल से कम की सजा मिली है तो इसको आप चेंज करके फाइन में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, यानी सिर्फ फाइन इसको मिलेगा एंड जेल में इसको बिताना नहीं पड़ेगा टाइम। तो ये जो पावर है हमारी कम्यूटेशन की, ये भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट ये पावर एक्सरसाइज कर सकती है।